हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? तो अभी लाइव आ चुके हैं, ठीक है। आज का एपिसोड शुरू होगा। ये लाइव इसमें दिख नहीं रहा क्या? हाँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? तो अभी एक जना हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है, ठीक है। आज का एपिसोड आज शुरू करेंगे हम, ठीक है। बहुत बढ़िया एपिसोड होने वाला है आज का। और विन्नी जी और के सर को मैंने इनवाइट भेज दिया है, ठीक है। तो फिर आज लाइव शुरू करेंगे अब, ठीक है, थोड़ी देर में बस। हाँ, आ रही है। थैंक यू बताने के लिए। पूछना पड़ता ना कि आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही। तो वो अभी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, बस थोड़ी सी देर में। और फिर आज की लाइव शुरू होगी। आज बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बात होगी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सेशन होगा आज का। तो सब जुड़े रहो। ठीक है, सब जुड़े रहिए लाइव में। पिन्नी जी और के सर हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। बस थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर रहे हैं। और आज की लाइव शुरू करेंगे फिर। पिन्नी आप ज्वाइन कर लीजिए लाइव को। तो जो भी बीएफए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सभी हमारे स्टूडेंट्स प्यारे, तो आज उसी की तैयारी करवाएंगे बीएफए के ऊपर। बीएफए की बेसिकली जो थ्योरी होती है उसके ऊपर सारी स्टडी होगी आज। तो ठीक है, अभी शुरू करेंगे बस थोड़ी देर में। वो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होगा। हेलो विनी। हेलो सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। ठीक है, एक मिनट। तो इंडिया नाट का शुरू करेंगे सेशन हम। कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ? ठीक है। सर, मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंडियन हाँ, हिस्ट्री के लिए कुछ बता देती हूँ। जैसे कि हम बेसिक आज जो पढ़ने वाले हैं, तो कुछ बेसिक में सिर्फ आज ये फोकस करने वाली हूँ कि जिसके क्वेश्चंस आएंगे। कहानी, क्योंकि मेरी आदत रही है मैं हमेशा एक स्टोरी की तरह पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर आज वो चलेगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं बस एक टॉपिक देखने के लिए रेफरेंस लूंगी और उसमें से कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक पॉइंट्स बनते हैं, वो अपन लोग इनको बताएंगे। तो आज उन लोगों को बहुत जरूरी है कि वो अपने साथ पेंसिल, मतलब पेन पेपर लेके रहें और उस चीज को नोट करते जाएं कि पर्टिकुलर टॉपिक में से, जैसे इंडियन हिस्ट्री पूरा टाइमलाइन बहुत बड़ा है, तो पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक लेवल पे, वो मैं, मतलब मुझे जितने याद आ सकेंगे मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। कि क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग का लेवल, दूसरे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन बेसिक जो सबको आने चाहिए वो हाँ, मैं वही। बताने की कोशिश करूंगी आज। ज्यादा कहानी पे डीप में नहीं जाऊंगी, अगर डीप में जाऊंगी तो आप लोग थोड़ा सा मुझे आप पिंच कर सकते हैं कि आप वापस ठीक है। उस पर आ जाइए, ठीक है। तो और एक चीज ये कि अगर आप लोग कोई बुक्स के बारे में इंक्वायरी आई थी कि बुक्स के बारे में पूछना, तो मैं आज ये बुक लेके आई थी। इस तरह की बुक अगर किसी के पास हो, ये बुक होती है 11th 12th की,
ये सीबीएसई की बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेट। 11th-12th में भी ये बुक चलती है, तो इससे बाहर का लेवल आपको नहीं पूछेंगे वो बीएफए में, क्योंकि अच्छा, ऑब्वियसली। एक बुक और है पेंटिंग की, 12th क्लास की। अ, जी, वो भी नहीं, एनी पेंटिंग से रिलेटेड है। 11th-12th क्लास बुक, ये मेरे हम्म, पास ये वाली है। लेकिन आप जो भी 11th-12th, राजस्थान की जो है हम्म, गवर्नमेंट, उधर की बहुत सारी बुक्स निकलती है, क्योंकि वहाँ पे 11th-12th अच्छा है हम्म, इसमें। दिल्ली का हम्म, भी निकलता होगा, ये तो सीबीएसई पैटर्न पे है, तो वो मेरे पास थी, तो मैं वो आपको बता रही, जिसमें क्लास देखिए ये उल्टा दिखेगा भले, पर 11th-12th लिखा हुआ है। तो ऐसी 11th-12th की अगर कोई बुक्स हो आपके पास, तो आप बिल्कुल, ये ऐसी बुक्स होती हैं कि आप उसको मतलब एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, फिर आप ये बेसिकली मत मोटा बोलिए कि मोटा हम, लिखा होता है इसमें मोटा ओवरऑल, और मोटा वही लिखा होता है, तो जैसे हम एक बहुत हद नॉवेल तक आ रीडिंग भी जाता है। करते हैं, तो आप ये बुक भी पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत हाँ। कुछ मतलब ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इससे बाहर का लेवल वो नहीं पूछेंगे, हम्म, 11th-12th से ऊपर का लेवल वो नहीं पूछेंगे आपसे। अब ये चीज लेके चलिए। तो बस ये थोड़ा सा बुक्स पूछ रहे थे सब, तो इस तरह की 11th-12th की बुक्स हो तो आप यूज कर सकते हैं, वो 1-2 दिन में भी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। सभी को हेलो। अपने ठीक है, जो क्वेश्चन लोग, वगैरह भी पूछते रहना अपने सब, ठीक है, बीएफए हाँ, वाले आप लोग क्वेश्चन में डाल थ्योरी से। देना। हाँ, तो ठीक। अभी स्टार्ट करना है क्या सर? हाँ, स्टार्ट करते हैं जब। एक बार मैं केके सर को भी रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, अगर सर अभी अवेलेबल हैं ओके, तो। हाँ ठीक। क्योंकि आज थोड़ा कहीं जा रहे हैं सर, तो उसमें थोड़ा बिजी हैं आज। अच्छा, ठीक है, ये आप तो जैसे पूछ ही वो अवेलेबल लीजिएगा। होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, हाँ, तो वो हम ज्वाइन शुरू कर करते हैं लेंगे अपना सेशन। हाँ, एटलीस्ट। ठीक है। बुक का नाम बता दो ठीक मैम। है, ये तो है सीबीएसई का हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, डॉक्टर सरोज भार्गव का है, सरोज मैडम का है ये। तो आप वो देख सकते हैं यूट्यूब, मतलब आपको ऑनलाइन हम्म, इजीली अवेलेबल है ये सब। और 11th-12th मतलब मेरे हिसाब से 11th-12th की जो भी बुक्स बनाई रहती है, उसमें कुछ सही गलत होता ही नहीं, सब सही होता है, क्योंकि बेसिक ज्ञान हम्म, सबको होता है। हम जब जो भी बुक बना रहा है, वो एक बार बहुत बड़े रिफ्रेशर्स पढ़ पढ़ के बनाता है, तो वो, और इसमें उसमें इसको सिर्फ बेसिक देना रहता है, तो इसलिए 100% गारंटीड रहती है कि वो सही रहते हैं। तो आप कोई सी भी बुक उस चीज के लिए ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं नेट पे करती भी कि मिल ये जाती वाली है, इसके अच्छी है। पीडीएफ आपको नेट पे भी मिल जाएगा। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, जो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, बट 11th-12th लेवल होना चाहिए उसका, उससे ज्यादा मत जाइएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा चेंज कर लेती हूँ अभी। ठीक है सर। हाँ, चलिए, ये एक्चुअली ये भी मेरा वीडियो का ही वो रहा है। सबसे पहले एक चीज है कि ये इसका जो रिकॉर्डिंग होता है ना, अभी मेरे पास थोड़े से कमेंट ऐसे आ गए कि वो इसका स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल स्क्रीन को लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आपको स्क्रीन हाँ, क्लियर वाली चीज चाहिए, तो वो वीडियोज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम ये है कि लाइव हम पढ़ाने के लिए मैं रेफरेंस यूज हम्म, कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको देखे भी ना, सिर्फ सुन के भी आप बहुत कुछ पढ़ सुन के सकते हैं। भी तो आप बस पेन नोट्स पेपर, वगैरह अगर बना कोई सकते हैं बीएफए वाले ही जो लोग हैं, तो आप पेन पेपर लेके और इसके पॉइंट्स नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपनी एक इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है। अ, कोई भी चीज की हिस्ट्री, इतिहास यही होता है, बता दूं एक बेसिकली, कि जहां भौमिक सर, हमको जहां से नमस्ते सर। लिखित, जहां हमको हेलो सर, नमस्ते। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूं हाँ, सर? हाँ, स्टार्ट करिए। ठीक है, जहां हमको कोई लिखित अवशेष मिल जाते हैं, जहां हमको एक चीज का मतलब पुरातत्विक ज्ञान भी होता है और लिखित अवशेष भी मिल जाते हैं, वहां से हम उसको हिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन अभी बात हम हिस्ट्री की कर रहे हैं, तो अगर किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमको उसके पहले का जानना जरूरी होता है, मतलब कि हिस्ट्री से पहले, दैट मीन्स प्री हिस्ट्री, जहां पे हमको उसके कोई रिटर्न अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन कला आई कहाँ से थी, हमको उसका क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो हम इसलिए, क्योंकि हम फाइन आर्ट्स में जा रहे हैं, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, वो फील्ड स्टार्ट कहाँ से हुई थी, आर्ट्स, फाइन आर्ट, पेंटिंग्स, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो बात यही आती है, जो आपको ये एक बेसिक टाइमलाइन है, इसको ज्यादा रटना नहीं है ये, क्योंकि थोड़ा सा नेट के लेवल का हो जाता है, लेकिन आप एक बेसिक देख लीजिए कि इस टाइमलाइन को लेके थोड़ा सा समझेंगे तो बात समझ आएगी कि हम शुरुआत कहाँ से आए।
आपको सबको पता है कि हमारी जो एक एग्जिस्टेंस है वो आदि मानव से आई थी, मनुष्य जब सबसे पहले इस धरती पे आया था, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं आदिकाल, मतलब कि प्री हिस्टोरिक टाइम। वो टाइम जो हिस्ट्री से पहले का था उसको आप प्री हिस्टोरिक कहते हैं, जो इतिहास से पहले का था उसको आप प्रागैतिहासिक कहते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था, जब आदि मानव आए तो उन लोगों को ऐसा नहीं था जैसे कि आज हम पेंटिंग फॉर पेंटिंग कर रहे हैं, आर्ट फॉर आर्ट पे चल रहा है। उस समय ये था कि आर्ट एक बहुत बड़ी जरूरत थी। थोड़ी सी आवाज क्लैश हो रही है सर, या तो आपका म्यूट करेंगे क्या एक बार में, तो मुझे आवाज बहुत सारी आ रही है। एक सेकंड। हाँ अब ओके है, अब ओके ओके, अब ठीक है। मेरी आवाज सही है ना? हाँ आप सही। मेरी आवाज तो आ रही है ना? ओके, हाँ वो बहुत क्लैश हो रही थी। तो जब मनुष्य आया इस धरती पे, तो उसको अपना जो एक बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेस करना था, आपकी चीज मतलब अपनी जो चीजों को बयान करना था, तो उसने उसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जिसको हिस्टोरिक पीरियड, जो कि इतिहास से पहले का समय था। ये समय जब आदि मानव रहता था तो उसको कुछ समझ नहीं पड़ता था कि हमें कैसे दुनिया को अपनी चीज बयान करनी है, कैसे लोगों को हमें अपनी बात बतानी है। तो वो जो है अपनी पत्थरों पे जो मानव निर्मित गुफाएं थी या प्रकृति निर्मित गुफाएं थी उसमें वो पेंटिंग्स करता था। तो यही प्री हिस्टोरिक पीरियड है और यही वो हम बोलेंगे जो रॉक आर्ट का टाइम होता है वो है। अब इसमें जो मेन क्वेश्चंस को आपको देखना है कि वो क्या बनते हैं, तो वो यही बनते हैं कि ये तीन प्रागैतिहासिक काल है, तो ये कितने पीरियड्स में डिवाइड है? तीन पीरियड्स में डिवाइड है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक सबसे पुराना होता है, मीजोलिथिक मिडिल और नियोलिथिक नए का। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज हम ये बोलेंगे कि ये चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि मनुष्य जैसे स्टार्ट हुआ तो पेलियोलिथिक क्या था, स्टार्टिंग में कुछ अक्कल नहीं थी, बस जैसा जैसा पत्थर मिल रहा है तो उस चीजों का यूज किया उनने, है ना। तो स्टोन्स का यूज किया, जैसे आग जलाने के लिए यूज किया। स्टोन्स को उन्हें कोई शेप नहीं दिया था, तो ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि किस समय ऐसा था जब उनने पत्थरों का यूज बिना शेप दिए किया। तो ये चीजें आप पेलियोलिथिक में ले सकते हैं। दूसरी चीज मीजोलिथिक, इसमें यही था कि जब मनुष्य को पहले तो समझ आ गया कि भाई हम अकेले अकेले हैं, लेकिन मेसोलिथिक में उनको थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, उनको समझ आया जैसे जिस एनिमल को वो शिकार करते थे केवल उसी एनिमल को ये लोग बोलेंगे कि उनको अपने साथ पालने वाली क्षमता लगने लगे, मतलब वो लोग पालने लगे। तो ये हो सकता है कि पशुपालन के अवशेष किस टाइम पे मिले, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको मीजोलिथिक बोलेंगे। दूसरी चीज, जो स्टोन्स पे जिस जिस पत्थरों से वो अपना प्रोटेक्शन करते थे उस पत्थरों को ही वो शेप देने लगे, वो शाइनिंग मतलब शाइनिंग नहीं शेप देने लगे, तो वो काम भी मेसोलिथिक एज में हुआ। तो ये चीज आप देख सकते हैं। तीसरी चीज नियोलिथिक की बात करें, ये जो नवपाषाण है, हाँ ये रहा नवपाषाण, इसमें क्या हुआ, तो इसमें स्टोन्स को थोड़ा सा शाइन देने लगे, मतलब कि उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसको स्टोन्स को पत्थरों को शाइन कब देने लगे। बर्तन भांडे जो बोलते हैं ना क्ले के बनाने, वो इस समय बनाने लगे। एग्रीकल्चर इस समय चालू हो गई, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर किस समय चालू हुआ। तो एग्रीकल्चर वो अपने कच्चे मकान बनाने लगे, इससे पहले ये वो गुफा में रहते थे, तो गुफा वो वाली चीज भी पूछ लें अगर कि केव्स वगैरह किस समय बनी। तो ये एक क्वेश्चन जो प्री हिस्टोरिक का बहुत मुख्य होता है वो ये होता है कि प्री हिस्टोरिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है तो आप खुद जानते हैं कि वो एक आदि मानव था, उसका काम सिर्फ शिकार करके अपना जीवनचर्या थी। तो इसीलिए क्योंकि वो जो चीज मनुष्य देखता है वही क्रिएट करता है, तो उस समय वो भी शिकार देखते थे। तो यही क्वेश्चन बनता है कि उसका मेन टॉपिक क्या था। तो मेन टॉपिक उसका क्या था, हंटिंग सीन था, आप देखें, या आप बोलोगे कि शिकार दृश्य था। तो ये क्वेश्चन भी आता रहता है। ठीक, ये हो गया प्री हिस्टोरिक। बाकी मुझे नहीं लगता इतना कुछ बेसिक प्री हिस्टोरिक पे आपको होगा, ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड में है। तो हम बात इसमें सिर्फ आपने करनी है ये वाली चीज की, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। जब मनुष्य बोलेंगे कि सिंपल प्री हिस्टोरिक आदि मानव गुफाओं में जंगलों में रहता था, उसके बाद उसने नियोलिथिक के समय तक
घर घर बनाने लगे, कच्चे घर बनाने लगे। लेकिन कब उसके अंदर एक तौर तरीका आया, एक सभ्यता डेवलप हुई, वो समय था जब सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये चीज आ सकती है, यही मैं बात कर रही हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके दो मेन सेंटर क्या है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सब आप मत देखिए, आपके काम का नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल, ये जगह कहाँ है ना। तो बोलेंगे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो मेन है वो दोनों जगह कहाँ पे है, तो दोनों जगह आज पाकिस्तान में है। कल तक ये एक इंडिया का पार्ट था, लेकिन ये क्योंकि सिंधु घाटी एक, अब इसके क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये किस नदी के आसपास हुई थी, तो ये सिंधु घाटी मतलब कि सिंधु नदी मतलब कि इंडस रिवर उसके आसपास हुई थी। दूसरी चीज, हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में लोकेट है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो वो सिंध पाकिस्तान में लोकेट है। कौन सा वो पहला सेंटर था जो सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब ये सभ्यता है एक तरह से, लोग कैसे रहने लगे थे उस समय आफ्टर प्री हिस्टोरिक टाइम, तो उनकी जो सभ्यता डेवलप हुई, तो उस समय जैसे वो रह रहे थे, जो आर्ट का उस समय जो भी रोल रहा, तो उसी के लिए हम लोगों ने जो एक्सकेवेशंस किए उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। बट एक्सकेवेशन की बात करें तो एक ये भी है कि हड़प्पा की खोज किसने करी, तो दयाराम साहनी जी ने करी, आप लिख सकते हैं 1921 में की। और मोहनजोदाड़ो की आर.डी. बनर्जी ने करी और 1922 में की। तो सबसे पहला वो सेंटर जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक्सकेवेट हुआ, उसको फाइंड आउट किया, वो हड़प्पा था। और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये आपकी इनके अंदर आती है। दूसरी चीज हो गई, हमने रिसर्च देख लिया उसका, अब हम जो देखेंगे वो ये है कि कैमरा कौन सी थोड़ा सा चीज। एक बार साफ करना, कैमरा थोड़ा ब्लर सा हो रहा है, थोड़ा साफ कर लो, पेपर से साफ कर लो, फिंगर से तो और गंदा हो जाएगा। ओके, हाँ अब थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, हाँ क्लियर है। ओके। तो अब आपने जो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, इनकी हमने रिसर्च तो देख ली कि कैसे फाइंड आउट किया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमको मिली थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी। ठीक है, ये ब्रॉन्ज की थी सबसे पहले, और एक मूर्ति मिली थी, मतलब वो एक लड़की की ही मूर्ति थी, और वो आप फोटो में देखेंगे तो, और उसमें ऐसे चूड़ियां पहन रखी थी और थोड़ा सा पोस्चर ऐसा था जो स्टिफ फिगर नहीं होके हल्का सा डांसिंग पोस्चर था, इसलिए उसको नाम डांसिंग गर्ल दिया था। तो ये भाई कहाँ से मिली थी, इट्स इंपॉर्टेंट कि ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ये कहाँ की काय से बनी हुई थी, तो ये ब्रॉन्ज से थी। तो ये क्वेश्चन 10 बार आता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखें। दूसरी चीज, मोहनजोदाड़ो से एक और क्या मिला था, तो प्रीस्ट की मूर्ति। प्रीस्ट की मूर्ति जो कि स्टियटाइट पत्थर की थी। ठीक है, सेल खेड़ी जिसको बोलते हैं, तो ये भी आ सकता है। दूसरा बोलेंगे तो हड़प्पा से क्या मिला था, तो हड़प्पा से एक मेल टोर्सो मिला था। मेल टोर्सो है ना, आप फोटो देर में इतना अवेलेबल नहीं कर पाई, इसमें था नहीं, तो मेल टोर्सो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ आदमी का एक तरह से धड़ था, उसको पुरुष धड़ बोलते हैं। तो पुरुष धड़ कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था। तो ये 3-4 चीजें बहुत मुख्य है सिंधु घाटी में, ये बेसिक सबको पता होना चाहिए। दूसरी चीज और याद रखें तो एक सील्स मिली है, मतलब कि मोहरे मोहरे मिली है सिंधु घाटी के समय, और मोहनजोदाड़ो से मिली है। पशुपति सील मिली है, यूनिकॉर्न की सील मिली है, ये है ना, बुल की सील मिली है जिसको बैल की सील बोलते हैं, मतलब एक इस तरह का सील्स थी और उसमें ये बने हुए थे, कार्व्ड थे। ठीक है, तो ये टेराकोटा भी है और मेटल भी है, इस तरह की सील्स यहाँ पे मिली है। अब एक चीज और है सिंधु घाटी में जो थोड़ा बहुत याद रखें कि उनके जो सेंटर्स हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो मैंने बता दिया आपको, वैसे लोथल है तो गुजरात में है, ये याद रखें। धोलावीरा है तो गुजरात में है, आपको पता है। धोलावीरा का ये जरूर याद रखिएगा कि इसी ईयर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है।
धोलावीरा साइट जो है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और बनावली करके एक है, वो आप हरियाणा में है। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा नॉलेज, कालीबंगन अगर आप राजस्थान के, तो राजस्थान का कालीबंगन बहुत फेमस एरिया है जहाँ पे काली चूड़ियों के अवशेष इस तरह के मिले हैं, तो आप वो जरूर इसको याद रखें। ये अब आपके काम का नहीं है। फिर हम देख लेते हैं कि जैसे कि सभ्यता खत्म हुई, तो आपको खुद को पता है कि व्यक्ति जब एक ग्रुप में रहता है तो उनको एक लीडर की जरूरत होती है। उनको नहीं पता था हमको कैसे क्या काम करना है, तो तब ये जो राजा डेवलप हुआ है, आप लोग समझिए। तो हम उसमें सबसे पहले जो बेसिक टाइम पीरियड देखते हैं वो हम मौर्य पीरियड देखते हैं, अशोका का पीरियड, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं देखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य पीरियड किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके समय कुछ महल वगैरह, राजमहल ये सब बने, लेकिन मेन जो काम कला की दृष्टि से हुआ वो अशोका की दृष्टि से हुआ, अशोक ने किया था, है ना। अशोक उनके पौत्र थे। अब अशोक ने क्या बनाया था, तो ये देखिए, ये मौर्य पीरियड है। ये अशोक ने इस तरह का जो स्तंभ है ये सब बनाए थे, और इसका एक ही महत्व था, बुद्धिस्ट, मतलब इन अशोक जो है बुद्धिस्ट फॉलोवर हो चुके थे कुछ पर्सनल रीजन से, और तब उनने जो है अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये कलाकृतियों का निर्माण कराया था। जगह जगह स्तंभ बनाए थे, स्तूप बनवाए थे, ठीक है। तो 84,000 स्तूप बनवा रखे हैं अशोक ने, पूरे भारत में बनवाए थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सारनाथ में है ये जो स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, यही हमारा लैंड कैपिटल भी, आपको पता है नेशनल एम्बलम भी है, तो ये यहाँ से ही लिया गया था, है ना। ये स्तंभ तब बना था और उसके बाद इसी को हमने एक नेशनल एम्बलम की तरह पे लिया था, ठीक। ये देख सकते हैं। और आप देखें तो ये यक्षी की मूर्तियां इस तरह की मिली थी। मौर्य पीरियड की एक चीज और देखें तो मौर्य पीरियड में जो भी स्टोन से चीजें बनी गई है वो शाइनी थी, शाइन बहुत अच्छी थी। तो यक्ष यक्षी की ये मूर्तियां मौर्य में मिली थी। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन पेपर को एनालाइज करके ही आज इंडियन हिस्ट्री को लिया है, कि जहां जो आएगा मैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगी। अब सांची का स्तूप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। उसकी जो कलाकृतियां हैं, स्तूप जरूर अशोक ने बनवाया था, लेकिन उसके बाद जो वेदिकाएं हैं, उसके तोरण द्वार हैं, ये शुंग पीरियड में, मतलब इसके बाद के पीरियड में बना था, ठीक। अब ये पुष्यमित्र शुंग का टाइम था, ठीक। बरहूत इसका सेंटर है, सांची बोध गया। तो कहीं भी नाम आए कि बरहूत का ये या सांची का ये किस पीरियड को बिलोंग करता है, तो आप शुंग पीरियड पे चले जाना, ठीक। उससे ज्यादा आप इसमें मत देखिए। ये वाली जो शाल भंजिकाओं की मूर्तियां हैं, ये भी बरहूत से मिली है, मतलब शुंग पीरियड से मिली है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, सातवाहन पीरियड। इसमें कुछ नहीं देखना, अमरावती और नागार्जुन कोंडा है महाराष्ट्र में, वहां पे स्तूप बनवाए थे, उसके स्तूप है बस, और कुछ नहीं सोचना। यहाँ सोचना है तो सोचना है अजंता की गुफाओं पे। अजंता की गुफाएं कहाँ लोकेट है, तो महाराष्ट्र में लोकेट है। यहाँ पे उनका काम चालू हो गया था, मतलब वहां पे पेंटिंग्स बनना शुरू हो गई थी इस पीरियड में, ठीक है। और अभी अजंता के बारे में नेक्स्ट में बात करते हैं। फिर आता है कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड में मेन सेंटर है गांधार, मथुरा। इन केस आपको कोई सी मूर्ति आ गई कि मतलब यही बुद्ध प्रतिमा, बोधिसत्व की मूर्ति फ्रॉम कटरा टीला, ऐसा कुछ भी आ सकती है, बुद्ध की सीटेड बुद्धा। लेकिन अगर आ जाता है गंधार मथुरा, तो वो कुषाण पीरियड का है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि वो कुषाण पीरियड का है। गांधार टाइम जो है ये कुषाण पीरियड का होता है। इन्हीं टाइम पे बुद्ध की पहली मानव निर्मित मूर्ति बनी थी, क्योंकि उससे पहले बुद्ध को हम सिंबॉलिक फॉर्म में पूजा करते थे, ठीक है। तो ये चीज आ सकती है। बुद्ध से रिलेटेड चीजें ऐसे आ सकती है। अब ये पीरियड से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा बुद्धिज्म पीरियड था। तो गौतम बुद्ध की आप याद रखिए चीजें, यही के बुद्ध में दो संप्रदाय होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान वो संप्रदाय होता है जो बुद्ध को सिंबॉलिक फॉर्म में पूजा करता है, मतलब उनके पद्म, उनके पैर, उनकी लोटस के फॉर्म में, ये फॉर्म में पूजा करते हैं। लेकिन महायान वो होते हैं जो बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में, मतलब कि मनुष्य फॉर्म में पूजा करते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि वो कौन सा संप्रदाय है जो इनको हीनयान महायान, ये आपको जरूर बन सकता है, ठीक। अब और इन दोनों संप्रदायों को ही आगे बढ़ाने के लिए अजंता का टाइम आया था। अजंता में पेंटिंग्स बनाई गई थी।
अजंता में पेंटिंग्स अब जो कल तक आर्ट फॉर जरूरत था फॉर, है ना, वो आज आर्ट फॉर रिलीजन हो गया था, मतलब धर्म के लिए, बौद्धिज्म धर्म को बढ़ाने के लिए अजंता में पेंटिंग्स हुई। तो अब अजंता एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। अजंता सबसे पहले है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वहां पे अजंता की गुफाएं हैं, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि 30 गुफाएं हैं वहां पे, ठीक। अब वहां पे 2 प्रकार की गुफाएं मिलती है, एक चैत्य मिलती है, दूसरी विहार मिलती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है और आया ही है, चैत्य क्या होता है? तो चैत्य वो होता है अजंता की वो गुफाएं जहाँ पे पूजा करते थे वो लोग बौद्ध की, मतलब एक तरह से अजंता मतलब उनका मंदिर। लेकिन विहार वो होता है जहाँ पे वो स्टे करते थे, वो लोग रहते थे, वो अपना रेसिडेंस था, ठीक है। तो कभी ये भी आ सकता है कि विहार का दूसरा नाम क्या है, रेसिडेंस, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर अजंता की कुछ मेन पेंटिंग्स, जैसे कि बोधिसत्व, पद्मपानी, ये कहाँ पे पेंटिंग है? तो गुफा नंबर 1 में है। इतना ये बहुत बेसिक है, आप लोग जरूर याद रखें इसको। फिर हम बोलेंगे तो मार विजय की पेंटिंग है, तो पेंटिंग जो है वो गुफा नंबर 1 में है, लेकिन उसकी मूर्ति जो है वो गुफा नंबर 26 में है। तो इस तरह की इतनी गुफाएं हैं यहाँ पे, मतलब नंबर दिया हुआ है, 5 चैत्य हैं और बाकी सारी की विहारें हैं। तो ये थोड़ा सा इसको अगर देख लेंगे। हाँ, कौन सी पेंटेड केव्स हैं, मतलब सारी केव्स पेंटेड नहीं है, लेकिन कौन सी पेंटेड है जिसमें चित्र मिलते हैं, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 16 नंबर, 17 नंबर, और आपका ये 1, 2, 16, 17 और 9 और 10, ठीक है, ये मुख्य हैं। और फिर 11 और 26 ये जो है ये अलग है, मतलब, लेकिन ये मुख्य हैं। इन 6 की जो पेंटिंग्स हैं वो हमको याद होनी चाहिए। जैसे कि 2 और 6 में माया देवी का स्वप्न है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि माया देवी का स्वप्न वाली पेंटिंग कौन सी गुफा नंबर में है, ठीक है। पद्मपानी बोधिसत्व कौन सी गुफा नंबर में है? तो 1 में है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व कौन सी गुफा नंबर में है? तो 1 में है। जातक कथाओं से रिलेटेड कौन सी गुफा में है? तो 7, 17 और 10 में है। तो आप लोग प्लीज, क्योंकि ये सब लिखना ही पड़ेगा। अब जातक कथा क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जातक कथा ये है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा है, मतलब जो बुद्ध की डिफरेंट, उनने जितने अवतार लिए ना, उस तरह की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं, और ये अजंता का मेन टॉपिक है। तो क्वेश्चन आता है कि अजंता की पेंटिंग्स का मेन टॉपिक क्या है? तो वो जातक कथा है। ये आप लोगों को याद में रखना है। अजंता में और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, ओनली बुद्धिज्म है। तो कभी आ जाए कि अजंता में जो पेंटिंग्स हैं वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या ऑल। तो आपको बुद्धिज्म पे ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गुप्त पीरियड। तो अजंता में सातवाहन पीरियड से स्टार्ट हुआ था। गुप्त पीरियड में इसकी पेंटिंग्स का टाइम, मतलब पेंटिंग्स, ऑलमोस्ट पेंटिंग गुप्त पीरियड में बनी गई थी। गुप्त पीरियड का जो आपका सेंटर है वो यही है, मथुरा, सारनाथ, अहिंसा। इसमें आपको ज्यादा नहीं देखना है, ये देखना बस कि हम बोलते हैं इस समय रेड सैंडस्टोन की मूर्तियां मिली है मथुरा में ज्यादा। दूसरी चीज याद रखें कि मथुरा में तीनों धर्म से रिलेटेड मूर्तियां इस समय पे मिली गई है, ठीक। अब आगे देखें, ये सब आप छोड़ सकते हैं। एक दशावतार मंदिर को याद रखिए, देवगढ़ में है ये, ठीक है, और यूपी मतलब, और यहाँ पे शेषशाही विष्णु की प्रतिमा है, उत्कीर्ण है, तो ये आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो है अब इसके आगे का टाइम आ गया, ठीक है, पूर्व प्री मेडिवल पीरियड। इसको मैंने बहुत कहानी की तरह पहले समझा रखा है, लेकिन अब जो मेन है मैं सिर्फ उसी पे आपको फोकस करने चाह रही हूँ। छोड़िए इसको। हाँ, अब चालुक्य पीरियड, बादामी गुफा। बादामी गुफा जो कर्नाटक में है वो चालुक्य काल की है, चालुक्य राजाओं ने बनवाई थी, ठीक है, राजा शासन का टाइम है, तो इस समय इन लोगों ने इसको बनवाई थी, बस वो फोकस करना है। आगे देखो, इसमें आप क्या देखोगे, पल्लव एम्पायर, महाबलीपुरम के जो रथ हैं वो टेम्पल्स पल्लव समय पे महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, इतना याद रखो, इससे ज्यादा नहीं। गंगा अवतरण है, तो गंगा अवतरण का एक रेलिफ है
बैस रिलीफ कहते हैं, वो महाबलीपुरम के टेम्पल में है। अगर कोई वहां से हो तो उनको ये चीज पता होगी, ठीक है। तो इस तरह का गंगा अवतरण का जो बैस रिलीफ है वो भी वहां से मिला है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब आ गए हम राष्ट्रकूट एम्पायर, मतलब एलियोरा और एलिफेंटा। धारापुरी मतलब एलिफेंटा, याद रखना ये भी। एलोरा कहाँ है ना, महाराष्ट्र। एलिफेंटा कहाँ है, धारापुरी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलिफेंटा किधर है, तो धारापुरी आइलैंड के उधर है। अब एलोरा के नाम से आपको कैलाशनाथ मंदिर याद रखना है, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो एलोरा गुफाओं में बना गया है, 16वीं गुफा में बना गया है। और वहां पे ही एक रिलीफ है, रावण जो है वो कैलाश पर्वत को हिला रहा है, ये वाला एक रिलीफ है, वो वहां पे आपको वो क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिमूर्ति कहाँ है, तो त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा गुफाओं में है, ठीक है। अब पाल एम्पायर, पाल राजाओं का समय था जब गुप्त एम्पायर बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद गुप्त एम्पायर जब बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त हो गए थे, तो पाल के ही गोपाल नाम का व्यक्ति था, उसको इनने राजा बना दिया था, इसलिए वो क्या हो गया था, पाल एम्पायर हो गया था। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मेन आर्टिस्ट ये रहे धिमन और वित्तपाल, ये जो है, सॉरी राजा नहीं, धिमन और वित्तपाल, ये यहाँ के मेन आर्टिस्ट है, ये याद रखना। और पाल समय पे पोथी चित्रण हुआ था, ये याद रखना। और पोथी चित्रण जो है वो किस सब्जेक्ट का था, तो इस समय भी बुद्धिज्म के ऊपर था। बुद्धिज्म की बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी, काय पे लिखी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताड़ पत्र पे लिखी गई थी, पाम लीव्स पे लिखी गई थी, ठीक है। मुझसे जितना हो पा रहा है कि इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो याद आ रहा है मैं सब बता रही हूँ, आप प्लीज नोट करोगे तो काम आएगा, ठीक है। तो एक और आ सकता है, प्रज्ञान परमिता ग्रंथ है एक बुद्ध का, वो किस समय चित्रित हुआ था, तो ये भी पॉल के समय हुआ था। चलिए ये आप छोड़िए इसको, इन सबको छोड़ सकते हैं अपन अभी, क्योंकि ये नॉट दैट मच नेसेसरी। एक मोटे ये अपन कोणार्क का सूर्य टेम्पल देख लेंगे, छोड़ दीजिए, ये सब स्कल्पचर की चीजें हैं और थोड़ा सा डीप का होता है, हमें बेसिक जो देखना है वो देख बताती हूँ बस। अब हम जो आने वाले हैं वो है मेडिवियल पीरियड, मतलब कि राजस्थानी पेंटिंग्स, लेट मेडिवियल पीरियड, जो कि आप राजस्थानी पेंटिंग्स, जब हमारे यहाँ मुगल का राज आया तो उस समय ऑब्वियसली अकबर ने अपने को सब अपने अधीन सबको कर लिया था, तो वहां के जो राजस्थानी राजा थे वो पेंटिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखो। ये मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ये जो है ये राजस्थान का एरिया है, ये मेवाड़ एरिया है, ये हड़ौती है, ये ढूंढार है और ये मारवाड़ है ना। ये जो एरिया है वो इस एरिया में स्कूल है, उदयपुर है, द्वारा है और देवगढ़ है। ये चार चीजें याद रखनी। अब चावंड से रिलेटेड चीज है कि एक चावंड रागमाला इसमें चित्रण हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछवाइयों का चित्रण कहाँ हुआ है, तो वो नाथद्वारा में हुआ है, ये आ सकता है। और इससे ज्यादा मैं अभी आपको नहीं जरूरी समझ रही बताना। अब मारवाड़ में देखिए तो किशनगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक वन, राजा सावंत सिंह के समय ये हाईलाइट में आया था, याद रखना। मतलब ये रीच पे था बहुत। दूसरी चीज बनी ठनी, फेमस पेंटिंग है, इसको कभी मत भूलना, क्वेश्चन आता है। बनी ठनी जो कि बनाया है निहाल चंद, ठीक है, ये देख लेना। और बाकी बीकानेर स्कूल है, नॉर्मल इतना कुछ उसमें अपन को याद रखने की चीजें, बट ये स्कूल्स मारवाड़ के अंदर आते हैं, एटलीस्ट आप इतना जरूर याद रखिएगा। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। अब ढूंढार है आमेर, जयपुर, अलवर। अलवर ये समय है जब हाथी दांत पे चित्रण हुए थे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शिकार के दृश्य जो चित्रण हुए वो कोटा में हुए। हवेलियों पे जो चित्रण हुए ये इस तरफ झालावाड़ या इधर शेखावटी में हवेलियों पे चित्रण हुए, भित्ति चित्रण हुए। बूंदी में
भी भित्ति चित्रण भी हुए, प्रकृति दृश्य भी हुए हैं। ये उनका एक कुछ तो भी, अभी ये मैं राजस्थान बहुत डिटेल में बताती तो बहुत देर हो जाती, इसलिए अभी सिर्फ बेसिक अपन उसको देख रहे हैं। अब ये राजस्थान के बाद जब आपको पता है जब मुगल टाइम चल रहा था तो यहाँ बात हुई भारत में मुगल्स डेवलप हो गए। 1526 में बाबर ने मुगल का आपको पता है एस्टेब्लिश किया। उस समय पोथी चित्रण हुई जैसे कि तुजुके बाबरी, बाबरनामा, शाहनामा, ये पोथी चित्रण इस समय हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कि बसावन नहीं, बिहजार, जिसको आप राफेल ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ये इन्हीं के समय आया था। ठीक है, तो राफेल ऑफ ईस्ट किसको कहते हैं? बेहसाद को कहते हैं, और इस समय ये आया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हुमायूं के समय ये ख्वाजा अब्दुसानंद और मीर सैयद अली को काबुल से लेके आए थे। ये दो मेन आर्टिस्ट हैं जिनको ये मुगल दरबार में लाए थे। पोथी चित्रण आपको हमजा नामा शुरुआत हुई थी, ये आपको मतलब इतना याद रखने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। अकबर के समय पोथी चित्रण हुई, अब हमजा नामा, अकबर नामा। एक क्वेश्चन बनता है ये रज्मनामा क्या है? तो रज्मनामा जो है महाभारत का ही हिंदी अनुवाद है, ये थोड़ा याद रखना। अनवर सुनहली क्या है? तो जो पंचतंत्र की कथाएं हैं उसका हिंदी अनुवाद है, ये भी आप याद रखना। मतलब ये पर्शियन में हुआ था क्योंकि मुगल हैं वो, फारसी लैंग्वेज में था, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद अकबर ने करवाया था। सुलेह कुल पॉलिसी कब स्टार्ट हुई? तो अकबर के समय हुई। ठीक, अकबर के समय के मेन आर्टिस्ट भी कुछ कुछ आप याद रखें, बसावंत, दासवन और मिस्कीन, और आप ये ख्वाजा अब्दुसानंद, मीर सैयद अली, ये आप इनका नाम याद रखिए। अब जहांगीर का टाइम जो था वो पेंटिंग का गोल्डन एज था, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस समय तक पेंटिंग बहुत हाइट पे पहुंच चुकी थी। हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलके पेंटिंग्स बनाते थे। इनके समय के मेन पेंटर्स हैं मंसूर हैं, अबुल हसन हैं, है ना, और भी जो एक दो ऐसे मुराद हैं, नादिर हैं, ये सब। ठीक है, तो इतना ये मेन दो हैं, नादिर उल असर और नादिर उल जमन। इस तरह की इनको उपाधियां मिलती थी, मतलब वो एक तरह से वंडर ऑफ एज वाली उपाधियां देते थे, तो ये भी आ सकता है। और ये आप है ना, और ये जो है बाज पक्षी, इसका पेंटिंग मंसूर ने किया था। फेमस पक्षी चितेरा मंसूर थे। ठीक, तो ये इतना ही कुछ है। और शाहजहां आप सब जानते हैं कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला, उस तरह की चीजें आप आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये इतना ही है शाहजहां में। और शाहजहां के समय पेंटिंग का डेक्लाइन चालू हो गया था क्योंकि वो ज्यादा पेंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, आर्किटेक्चर में थे, इसलिए पेंटिंग गिरना चालू हो गई थी। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, तो इस समय हम बोल रहे हैं कि उनने पेंटिंग का डिस्ट्रक्शन, आर्टिस्ट का डिस्ट्रक्शन चालू कर दिया था। उनको मतलब बेस्ट कर रहे थे और उनको भगा रहे थे अपने दरबार से। तो इसलिए फिर वो जो दौड़ के जैसे गए, इसको छोड़ दीजिए, गए तो क्योंकि यहाँ मुगल दरबार में उनको अपना काम नहीं हो रहा था, औरंगजेब ने हटा दिया था, तो वो दौड़ के पहाड़ों की तरफ गए, जयपुर राजस्थान भी गए और पहाड़ों की तरफ गए। तो वहीं पे पहाड़ी शैली डेवलप हुई, जो स्टार्टिंग गुलेर से हुई, लेकिन उसी का एस्टैब्लिश फॉर्म कांगड़ा पे हुआ। किशनगढ़ में जैसे सावंत सिंह इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कांगड़ा में संसार चंद्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बशोली शैली अपनी लोक कला से प्रभावित मानी जाती है और चमकीले रंगों के लिए मानी जाती है। ठीक, इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा हैं, जिन जिन के मेन पॉइंट्स आते हैं बस उतना बता रही हूँ। गढ़वाल स्कूल में मोला राम मेन आर्टिस्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनको बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब हमने ये सारी चीजें हो गई मुगल से, हम लोग औरंगजेब का टाइम खत्म हो गया। अब आपको पता है कि मुगल का अंत तभी हुआ जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए। तो ब्रिटिश जो कंपनी शैली जिसको आप कहते हैं, वो ये आई कि जब वो ब्रिटिश हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारे भारतीयों को फोर्स किया कि आप हमारी शैली में काम करो। उनको जो है
कहते हैं कि उनको यहाँ की चीजें दिखानी थी, क्योंकि उस समय तक फोटोग्राफी तो थी नहीं। तो जब यहाँ की चीजें, यहाँ भारत में कैसी जिंदगी चल रही है, वो अपने लोगों को दिखाने के लिए वो पेंटिंग्स करवाया करते थे और पेंटर्स को हायर करते थे। और क्योंकि उस समय हम गुलाम थे, तो हमको ऐसा था कि भाई हम पेंटिंग्स बनाएं और अपना अर्निंग करें। तो इसी में जो शैली निर्मित हुई वो कंपनी शैली थी, जो कि इंडियन में बाहर की शैली, मतलब वो बोलेंगे कंपनी स्टाइल को मिक्स किया था। इसमें जो कुछ नहीं ज्यादा चीज याद रखने की, ये है कि आम जनजीवन के चित्र बने, क्योंकि सही है वो यहाँ के कोई धर्म का प्रचार तो वहां करेंगे नहीं, वो आम जो जीवन चल रहा है उसका प्रचार, तो आम जनजीवन के चित्र बने। दूसरी चीज यहाँ पे एल्बम्स बनी, फिरका बोलते हैं उस, मतलब उस फिरका शैली, उस स्टाइल में इनने यहाँ पे काम किया। अब जब क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि कंपनी शैली इफेक्ट करने लग गई थी भारत के ओरिजिनल आर्ट को, हमारा ओरिजिनल आर्ट कहीं छुप के रह गया था उस समय, उसे कोई नहीं जान रहा था। तो उसी समय हमें हमारे बंगाल के कुछ कलाकारों ने पुनरुत्थान काल चलाया, मतलब कि जो लेडी हरिंगम थी उनने अजंता की ही प्रतिलिपियां बनवाई। ठीक है, इस समय ये 20वीं शताब्दी का टाइम था, इस समय प्रतिलिपियां बनाई। तो जो आर्ट गुम हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, उस आर्ट को वापस लाने का श्रेय जाता है बंगाल के कलाकारों को। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि पुनरुत्थान काल कहाँ से चालू हुआ, तो बंगाल आर्ट। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो ईवी हेवेल थे और अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट जिनने भारत में वॉश टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस किया। याद रखना, हम लोग प्लेन में काम करते थे, सपाट में काम करते थे, लेकिन वॉश टेक्निक में अवनींद्रनाथ टैगोर लाए थे। ठीक, अब इन्हीं के जो आगे आर्ट स्कूल्स बने, इन्हीं के ही स्टूडेंट्स ने जनता की प्रतिलिपियां बनाई, भारत की कला को फिर से जागृत किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद आपको पता है ब्रिटिशर्स ने अगर बुरा किया तो अच्छा भी किया, आर्ट स्कूल खोले। तो ये आपके पास आ सकता है कि सबसे पहला कला महाविद्यालय कहाँ खुला, जिस महाविद्यालय में आप प्रवेश लेने की इच्छा कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कला महाविद्यालय की शुरुआत पहली कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले 1850 में मद्रास में खुला था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। उसके बाद कोलकाता में खुला था, और उसके बाद जो आपका बॉम्बे का जे है वो खुला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1854 और 1858। ठीक है, तो ये जो तीन हैं वो इस सीक्वेंस में आर्ट स्कूल्स खुले थे। और उसके बाद जो है आपके सामने है सब कि किस तरह से आर्टिस्ट ने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, क्योंकि हमको आजादी मिल गई थी। ब्रिटिशर्स से जब आजादी मिल गई थी तो इधर से उधर माइग्रेट हुए, दूसरी मीडियाज का यूज किया, डिफरेंट आर्ट ग्रुप्स बने। ध्यान रखिए, तो यंग टर्कस ग्रुप 1963 में बना, सब आज है ना, सॉरी 1943 में बना। फिर कोलकाता ग्रुप, सॉरी फिर पैक ग्रुप बना 1948 में बना, आजादी के बाद, मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसके आपको आप याद रखिए एम.एफ. हुसैन, रजा, सूजा, बाकरे, ये सब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप थे। कोलकाता ग्रुप नाम से ही पता है कि कोलकाता के इधर का बना है, प्रदोष दास गुप्ता, रथीन मित्रा, ये लोग थे। और दिल्ली शिव चक्र के बारे में आपको बताया था, भावेश चंद्र सान्याल द्वारा बनाया गया था। ये भी सब आजादी के बाद के आर्ट ग्रुप्स थे, तो इनके बारे में नॉलेज जरूरी है। जो कला आर्ट गैलरीज हैं, आर्ट अकेडमीज हैं, आर्ट सोसाइटीज हैं जो आपके क्षेत्र में है, जिसकी आपको नॉलेज होगी सही, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उसका नॉलेज आप लोग रखिए, ये आर्ट हिस्ट्री के अंदर आता है। तो ठीक है, तो ये था मतलब कंप्लीट, मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों ने पॉइंट्स नोट किए होंगे तो बहुत कुछ बात बन गई होगी, और अगर नहीं तो फिर वो अब मैं कुछ उससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ये कंप्लीट आर्ट हिस्ट्री इस तरह की थी इंडिया की, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक से लेके अभी तक जो काम चल रहा है वो उस पर अपन ने बात करी है। आप लोगों के अगर अभी भी मैं कह रही हूँ कि अगर कोई टॉपिक है जो आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आप वो पूछ लीजिए, तो मैं उस पर फोकस कर लूंगी, क्योंकि मैंने यही कोशिश किया है कि बिल्कुल शॉर्ट में उस चीज को निकाले और जो जो पॉइंट्स उसमें बनते हैं बेसिक, उसको अपन बता सके। ठीक है, तो यही था सर, अपन ने स्टार्टिंग से उसको पॉइंट्स लेवल पे बता दिया है, जो बेसिक बनता है, बहुत बेसिक है ये। तो इतना भी अगर हम समझ जाएंगे तो इट विल वर्क।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आज का ही सेशन कंप्लीट हो गया ना वैसे? जी, बस ये मैं बोल रही थी कि प्री हिस्टोरिक से लेके अभी तक हमने जो चीज मतलब जितना बता सकती थी मेन पॉइंट्स टू पॉइंट्स वो बताने की कोशिश कर दी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो उसको वो समझना चाह रहे हो अगर कोई, तो वो मैं कर सकती हूँ, बट पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो बेसिक वेरी बेसिक होता है वो सब मैंने बता दिया है कि इसमें क्वेश्चंस इतने बन सकते हैं जो गुंजाइश है। जी, तो अभी आप फेस कैम कर लीजिए बिल्ली। ओके। किसी के क्वेश्चन वगैरह हो ना तो फटाफट पूछ लो। मैं कमेंट सेक्शन ये ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह हो तो फटाफट पूछ लो अपने कमेंट में या क्वेश्चंस में। तो ये सेशन तो कंप्लीट जैसे इंडियन आर्ट पे हो गया अभी, तो इसके बाद हम कौन सा सेशन करेंगे तीसरे एपिसोड में? तो मेरे हिसाब से इसके बाद एक ही उसमें हो सकता है, वो एक्स्ट्रा हम्म, दिखता है जैसे कि थोड़ा सा अप्लाइड से रिलेटेड बताया था अपन ने, हम्म, फोटोग्राफी से रिलेटेड या ग्राफिक्स के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं, तमिल और वो चीज मोस्टली आती है। मैंने तो बीएफए के पेपर्स देखे थे कल के लिए ताकि मैं उस वे में सोच सकूँ बता सकूँ। तो थोड़ा बेसिकली आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही आपकी। मेरे हाँ। अभी आई है बस। बाकी सबको एक बार ऑडियंस को आवाज सही आ रही है क्या? अभी आ रही हाँ, है तो बस। अगला सेशन किस पे ले सकते हैं हम? अभी अगला मतलब जो बेसिक्स बचा मेरे हिसाब से कुछ वेस्टर्न आर्ट भी बताना जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि वेस्टर्न हम्म, आर्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिजाइन हो हम्म, गया है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, उन पे भी पूछे गए हैं और इवन डीएफए पे पूछे गए हैं, तो वो भी ले हम्म। सकते हैं। और जो मैंने कहा बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आप देखेंगे कि टाइपोग्राफीज को लेके हो गया या एक बेसिक हम जब एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड वाले अगर हैं कोई ऐसे तो जब हम एडवर्टाइजमेंट में हाँ क्या बिन्नी, करते आवाज में हैं प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। नीचे भी कह रहे हैं सब। नरगिस कह रही है कि आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले से ही आ रही थी। थोड़ा लीड का माइक थोड़ा पास रखना जरा। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है, वो मेरा शायद वही आवाज अपना क्लैश हो रहा था। ठीक है। तो अप्लाइड में जैसे कि हम बोलेंगे कि हम्म, सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट में है कि जो मैंने आपको बताई थी कि न्यूज़पेपर में कैसे क्या अ, होता है, कॉपीराइटर क्या काम करता है, स्लोगन में क्या होता है, तो थोड़ी सी ये चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा जो प्रीवियस पेपर है बीएचयू दिल्ली के भी, तो उसमें वही देखा कि ये क्वेश्चंस भी काफी आए हुए हैं कि आप हम्म, है ना कि वो जिंगल्स क्या रेडियो के बीच की जो हम्म, एडवर्टाइजमेंट आता है उसको क्या कहते हैं, जिंगल्स कहते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज के बारे में मतलब अच्छा खासा आया है। तो वो उसके बारे में जो थोड़ा बहुत अगर नॉलेज बता पाए, कॉपीराइटर क्या होते हैं किसी भी एड के लिए, तो जो वो आपकी राइटिंग पे जो फोकस करते हैं वो, तो ये नॉलेज हमको होना चाहिए। अगर है तो दैट्स गुड, अगर किसी कोई कॉन्फिडेंट है उस चीज पे, और नहीं तो हम उस चीज पे डिस्कस करके प्लस जो कंटेम्प्ररी, जैसे मैंने अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके बारे में भी बताया, बंगाल स्कूल, तो इनके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज लोगों को होनी चाहिए कि उनकी बेसिक पेंटिंग्स क्या रही हैं। कुछ तो दो चार, कुछ पांच छह आर्टिस्ट एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए अपने इंडिया के कि जिसके बारे में इन लोगों को पता होना चाहिए। तो अपन मेरे हिसाब से एक ही क्लास
तो ज्यादा वो होगा नहीं उसमें, अगर हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो वो सही रहेगा। तो अब बेसिकली कितने एपिसोड कवर हो सकते हैं हमारे आगे? एक तो एक एपिसोड में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वेस्टर्न आर्ट का, अब लाइफ चाहे का, तो दो भी और कर सकते हैं उसको। हाँ। हाँ, चाहे तो उसको दो भी कर सकते हैं, बट क्योंकि अगर टाइम ऐसा है कि हम्म, ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसको अपन फिर एक में भी ले सकते हैं, अगर एग्जाम ऐसा सामने पास में आ हम्म, जाए, वो अब आपके ऊपर है। ऐसा पर एक में ले लेंगे तो अच्छा है, तो ऐसा टाइम भी उस चीज के लिए मैनेज हो जाएगा। हाँ देख लेंगे, जैसे क्योंकि एक में टाइम होता है या निकालना दो में पड़ता होता है, है। ये 9 हाँ पीएम का टाइम हमारा क्विज का हाँ। टाइम होता है। मैंने आपको पहले, तो आज उन लोगों को भी छुट्टी मिल गई तो वो बहुत फील करते हैं, क्योंकि हम्म, नेक्स्ट मंथ नेट की एग्जाम है। तो वो बहुत ज्यादा हम्म, मतलब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसको मैं इसलिए बार बार उसको मिस नहीं कर सकती, और टाइम में यही निकाल पाती हूँ, तो इसलिए अगर अपन एक में ही कर लें तो वो शायद ज्यादा सही रहेगा। हम्म। वो देख लेंगे किस हिसाब से रहता है, नहीं तो टाइम चेंज करके कुछ ना कुछ ठीक है। जुगाड़ कर ही लेंगे। तो उसमें अप्लाइड ठीक आर्ट है। का हो गया, वेस्टर्न आर्ट का हो गया, तीसरा कौन सा था? अपन कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट। हाँ कंटेम्प्री आर्टिस्ट हो गए, और थोड़े बहुत आर्टिस्ट एम एफ हुसैन आर्टिस्ट वगैरह बेसिक पुराने भी हो आर्टिस्ट, गए। जो कि इंडियन आर्टिस्ट हैं। हाँ, हाँ, और इसके तो बारे में उसको थोड़ा सा, ले लेंगे। हाँ इसमें थोड़ा एक या दो जैसे भी एपिसोड बन जाते हैं उसको हम फिर उस हिसाब से कर लेंगे। हाँ, और इवन अगर आप इस एक हम्म, एपिसोड में कंप्लीट कराएं, तो अगर आप एक और एपिसोड हम्म, चाहते हैं तो वो आप क्वेश्चंस का कर सकते हैं हम लोग। हाँ जो क्वेश्चन का कर पेपर है लेंगे। तो उसमें क्या, हाँ क्वेश्चन का कर सकते हैं, कि उनको समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो चीज बताई है वैसे आ भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आते तो हम्म, उन्हीं में से हैं, यही बेसिक रहता है, तो वो कर सकते हम्म, हैं अगर एक और लेना है तो। हाँ तो उस पे कर लेंगे फिर, ऐसे ही कर लेंगे ठीक है ताकि सर। थोड़े दो तीन एपिसोड में कवर हो जाएंगे बीएपी जी थ्योरी का। जी। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो जल्दी से पूछ लो, ठीक है? देख लेता हूँ किसी क्वेश्चन है कुछ, अगर तो ये तो फिर लाइव एंड कर देंगे। और हाँ ये वही। जो वीडियोस हैं फिर वो यूट्यूब वगैरह पे मिलेंगी आपको, और इस पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन नहीं किसी अप्लाइड का? के बारे में जो अभी बात कर रहे थे अपन लोग, न्यूज़पेपर हम्म, वगैरह, अगर इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत क्वेश्चन है मैंने देखे, तो अगर जानना चाह रहे हैं तो आपको चैनल पे मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट करके कुछ वीडियोस मिलेंगे एक दो, तो आप लोग वो देख हम्म, लेंगे, तो वो भी बहुत बेसिक उस पर बताया हुआ है, वो भी आपकी मदद करेगा। पर वो देखिए जरूर, क्योंकि हम्म, वो भी आएगा तो सही। आजकल हम जिस लाइफ में जी रहे हैं तो वो चीजें आएगी, डिजिटलाइजेशन भी आएगा, हम्म। तो थोड़ी टाइपोग्राफी की नॉलेज, क्या क्या फोन्ट्स होते हैं, ये सब चीजें भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ बस वही थोड़ा बेसिक बेसिक आ जाता है आपका, वो थोड़ा पढ़ के बेसिक, रखो मैं बस। तो सबको हाँ। एक ही चीज बोलती हूँ कि कुछ भी चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज अजंता भी है तो उसका भी, क्योंकि वो सब जानते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसकी नॉलेज सबको होनी ही चाहिए, तो बस वो बेसिक नॉलेज अगर रहेगी तो फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। ऐसा। चलो, तो किसी क्वेश्चन वगैरह नहीं है अभी, ठीक जैसे है सर, फिर हाँ। रिक्वेस्ट वगैरह तो भी ले नहीं पाएंगे ठीक किसी की। सो रिक्वेस्ट की जगह आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? सो अभी फिर हम लाइव को एंड कर देते हैं, ठीक है बिन्नी? हाँ जी सर, ओके। बाय सभी को, बाकी गुड किसी को नाइट। कुछ डाउट है तो वो डीएम कर सकते हैं, ऐसा कुछ हाँ नहीं, डीएम बट कर अभी लेना। अपन एंड कर लेते हैं। ठीक ओके। है। ठीक है, बाय बाय बाय। एवरीवन। बाय। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो ठीक है, आज जो है लाइव थी हमारी, ठीक है? इस आज का टॉपिक आई होप सबको पसंद आया होगा, और सबने एंजॉय किया होगा, पढ़ाई अच्छे से करी होगी आज पीएपी थ्योरी की। तो इस तरीके से अगला एपिसोड भी आएगा इसका, और अगला एपिसोड आपने देख ही लिया किसके ऊपर आने वाला है। सो अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स तैयार रखिए, अपनी स्टडी वगैरह करते रहिए, ठीक है? इस लाइव को शेयर कीजिए, जो भी लोग बीएफए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की,
ताकि उन तक मोटा मोटा एटलीस्ट पहुंच जाए, थ्योरी की तैयारी हो जाए। अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिला, फटाफट से वीडियो देखी, अपने नोट्स बनाए और तैयारी कर दी इसकी, ठीक है। सो और ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हो इस लाइव को। हेलो हेलो आदित्य। और अगर बीएफए की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंडियन आर्ट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए अपनी। हेलो हेलो इनकोम मंडल, थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हो रही है। इनकोम मंडल, हाँ जी। हाँ, तो इनके साथ भी मैं कोलैब करूँगा अभी, ठीक है। सो आगे करते हैं वो भी। आज आर्ट हिस्ट्री के बारे में हुई, ये लाइव में सेव कर दूंगा। हिमांशु वो देख लेना, और इसी लाइव को तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो। हाँ कौशिक, हाँ ठीक है कौशिक, तो फिर साथ में कोलैब करते हैं बाद में, ठीक है। मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हेलो ऋषभ। ठीक है, तो अभी मैं इस लाइव को एंड कर देता हूँ, और फिर अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। जब भी एपिसोड आएगा, ठीक है, मैं पोस्टर वगैरह डाल दूंगा उसके। सो एक आध दिन में करेंगे, या तो कल का एक दिन छोड़ के कर रहे हैं वैसे तो लाइव। सो जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से बता दूंगा फिर मैं आपको। सो बाय सभी को, गुड नाइट, और बस अपना ख्याल रखो और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहो बस।